मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए नया टॉपिक मीजल्स डिसीज के बाद सार्स डिसीज। क्या लिखा है? सार्स डिसीज। सार्स डिसीज क्या होती है? सार्स, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने मीजल्स डिसीज के बारे में डिस्कस किया था। क्या होती है मीजल्स डिसीज? दो पार्टों में, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, दो क्लासों में मीजल्स डिसीज को कंप्लीट किया था। इसके बाद हम आपके लिए सेकंड टॉपिक और थर्ड वीडियो लेके आए हैं सार्स। सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई स्टूडेंट बताएगा? ऑफलाइन स्टूडेंट्स, सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है? बताओ जल्दी, कोई भी स्टूडेंट्स। भाई नर्सिंग करके आए हो, पढ़ के तो आए होंगे थोड़ा बहुत। क्या होती है सार्स की फुल फॉर्म? देखो, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होती है सार्स की फुल फॉर्म? आया समझ में? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आया समझ में स्टूडेंट्स? क्या होती है सार्स की फुल फॉर्म? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, देख लो फुल फॉर्म आ जाती है कंपटीशन एग्जाम में। सीएचओ में तो ज्यादातर आती है सार्स की फुल फॉर्म, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, क्या होती है सार्स? इज एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस। क्या होता है सार्स? देखो क्या होता है सार्स। सार्स इज ए, क्या होता है सार्स? सार्स इज ए एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस। क्या होता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस है। सार्स इज एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस। आया समझ में? सार्स इज एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस। ठीक है, ऐसे में क्या होता है? सार्स एक एक्यूट वायरल डिसीज होती है। इसके बाद इसका देखते हैं कॉजिटिव एजेंट। क्या होता है कॉजिटिव एजेंट? क्या होता है किसका? सार्स डिसीज का कॉजिटिव एजेंट क्या होता है? कॉजिटिव बताएगा कोई भी स्टूडेंट्स? सार्स डिसीज का पॉजिटिव एजेंट। अभी 2020 में नई बीमारी फैली थी, 19, 20, 21 में बहुत धमाकेदार बीमारी चल रही थी, याद है कुछ? 20 में और 21 में धमाकेदार बीमारी कौन सी आई थी? बताओ जल्दी। कोरोना वायरस आया था। क्या होता है पॉजिटिव एजेंट? कोरोना वायरस। समझ में? क्या होता है पॉजिटिव एजेंट? सार्स डिसीज का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? कोरोना वायरस। आएगा तो समझ में। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ठीक है, लाइव स्टूडेंट सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अपने सभी साथियों तक पहुंचाना। ठीक है, एवं हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स, हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स, अपने जो भी साथी स्टूडेंट हैं जो अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं तो उन तक अभी वीडियो पहुंचाना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट तक, जो कि अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी तक क्या पहुंचाना है? हमारी वीडियो तक पहुंचाना है, जिससे कि आगे कंपटीशन के एग्जाम में तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, जिससे कि अपनी सुचारू रूप से पढ़ाई कर सकें। आया समझ नहीं आता? पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? कोरोना वायरस। किससे स्टेन होता है ये? सार्स को बोलते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अब बताया कोई भी स्टूडेंट्स? इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? इंक्यूबेशन पीरियड कोई स्टूडेंट बताए? इंक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं? कल हमने मीजल्स डिसीज में बताया था इंक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं। बताए कोई भी स्टूडेंट्स? इंक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं? देखो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? बॉडी में साइन सिम्टम्स, क्या बॉडी में क्या? बताओ जल्दी। हाँ, कल्पना, अपेक्षा,
बताओ जल्दी, इनक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं, क्या होता है इनक्यूबेशन पीरियड, बताओ जल्दी। देखो, बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर साइन सिम्टम्स अपीयर होने तक का समय क्या कहलाता है, इनक्यूबेशन पीरियड। क्या होता है इनक्यूबेशन पीरियड, बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर साइन सिम्टम्स अपीयर होने तक का समय क्या कहलाता है, इनक्यूबेशन पीरियड। कितना इनक्यूबेशन पीरियड रहता है सार्स डिसीज का, 3 से 5 डेज। आए समझ में, यहाँ तक। सार्स क्या होता है, सार्स की प्रॉब्लम क्या होती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। सार्स इज एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस, ठीक है। उसके बाद इसके पॉजिटिव एजेंट डिसाइड किया था, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, कोरोना वायरस। इसके बाद इसका इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 से 5 डेज। आए समझ में, लिख लो जल्दी, रनिंग नोट्स बना लो। आ रहा है समझ में, किसी स्टूडेंट को, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बता देना, ठीक है। और हाँ, लाइव स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे चैनल पे कमेंट कर सकता है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8949495067 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। देखो 8949495067 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज, कोई भी स्टूडेंट कॉल नहीं करेगा, ठीक है। ओनली क्या करेगा, व्हाट्सएप मैसेज करेगा, ठीक है। किसी भी कोई भी टॉपिक, हमारी पुरानी वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है, या हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकता है, या हमारे टेलीग्राम पे कमेंट कर सकता है, हमारे ट्विटर पे या फेसबुक अकाउंट पे कमेंट कर सकता है, ठीक है। आया तक समझ में। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, कोरोना वायरस। इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 से 5 डेज। सार्स इज एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस होती है, क्या होती है, सार्स इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आया फुल फॉर्म आई, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्या होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए सभी स्टूडेंट ने मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बताओ कोई भी स्टूडेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, कॉन्टैक्ट बाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, मिशन कॉन्टैक्ट बाई, किसके द्वारा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट बाई रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या, रेस्पिरेटरी म्यूकस, क्या होगा, रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, नेजल एंड मेम्ब्रेन, नेजल एंड, बताओ जल्दी, नेजल और क्या आएगा, आई सीक्रेशन, नेजल एंड आई सीक्रेशन। आया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट बाय रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, नेजल और आई सीक्रेशन के द्वारा, ठीक है। आया, और किसके द्वारा, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, और किसके द्वारा, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा। क्या हो रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट बाय रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, किसके द्वारा, रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा, नेजल एंड आई डायरेक्ट
सीक्रेशन, और क्या हो रहा है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा। क्या हो रहा है, नेजल और आई सीक्रेशन और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कैसे हो रहा है, दोनों प्रकार से हो रहा है, डायरेक्ट भी हो रहा है और इनडायरेक्ट भी हो रहा है। किसके द्वारा, रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन और नेजल और आई सीक्रेशन और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा। आया समझ में, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है किसी स्टूडेंट को कोई भी, किसके द्वारा, रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन और नेजल और आई सीक्रेशन, जो भी हमारे आंख से कोई भी सीक्रेशन हो रहा है या हमारी नाक से कोई भी स्राव सीक्रेट हो रहा है, या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा। ठीक है, लिख लो। लिख लिया स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ने। लाइव स्टूडेंट ड्राइविंग नोट साथ ही साथ बना रहे हो। तब तक आप अपने हाथों से मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। कितना भी किसी भी बुक को पढ़ लो, तब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अपने खुद के नोट्स बनाओ, उनको पर डे पढ़ो, ठीक है। इतनी मेहनत कर लो, जॉब गवर्नमेंट 100% मिल जाएगी। अब आप बोलोगे हम किसी ना किसी बुक को पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला उन बुक को। आप पढ़ लोगे, शाम को भूल जाओगे, 1 घंटे बाद सारी सफा हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, खुद के नोट्स बनाओ प्रॉपर रूप से, ठीक है, जिससे कि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आया मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ में। इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड कितना था, 3 से 5 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे हो रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है। किससे द्वारा, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई और आई सीक्रेशन या कोई भी नेजल म्यूकोसा है, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रूट ऑफ एंट्री, किस रूट से एंट्री करती है, रूट ऑफ एंट्री। सार्स डिसीज किस रूट से एंट्री करती है, रूट ऑफ एंट्री, रूट ऑफ एंट्री किस रूट से, रेस्पिरेटरी रूट। किस रूट से एंट्री करती है, सार्स डिसीज रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा क्या करती है, एंट्री करती है। ठीक है, अब एज, किस एज को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, ओनली मिडिल एज को। किस एज को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, एज, मिडिल एज को प्रभावित करती है। बट किसी भी एज में हो सकती है, बट किसी भी एज में हो सकती है, बट मे इन एनी एज, बट मे इन एनी एज, बट किसी भी एज में हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा किस एज को प्रभावित करती है, मिडिल एज में वो प्रभावित करती है। किसको, मोस्टली किसको करती है, मिडिल एज को। मोस्टली डाल लेना याद करने के लिए, मिडिल एज को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। बट मे बी एनी एज, बट किसी भी एज में हो सकती है। इसके बाद क्या है था, एज ही थी और क्या थी, रूट ऑफ एंट्री थी, और सीजन, किस सीजन में हो सकती है, सीजन क्या थी, विंटर सीजन, विंटर सीजन। ठीक है, किस सीजन में हो सकती है। ठीक है, सार्स डिसीज, सार्स डिसीज किस रूट ऑफ एंट्री, किस रूट से सार्स डिसीज फैलती है, किससे, रेस्पिरेटरी रूट से क्या फैलती है, सार्स डिसीज फैलती है। उसके बाद एज डिस्कस किया था हमने, एज, सार्स डिसीज सबसे ज्यादा किस एज में होती है, मिडिल एज में। मिडिल एज कितनी रहती है, 20 से 25 से 30 40 साल, या किसी डाल दो 25 से 40 ईयर। इस एज में सबसे ज्यादा फैलती है। 20 से 55 साल या 50 साल, किसी एज को 50 कर लो, 40 कर लो, ठीक है, 55 कर लो, मिडिल एज में। कहने मतलब क्या है, मिडिल एज में सबसे ज्यादा फैलती है। बट मे इन एनी एज, किसी भी एज में हो सकती है। और सीजन, किस सीजन में सबसे ज्यादा, किस सीजन में, मतलब विंटर सीजन, मतलब विंटर सीजन में होती है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दो। लाइव स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे चैनल पे कमेंट कर सकता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ऐसी वीडियो हमारी पर डे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड हमारे बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो आती है तुरंत आपके पास पहुंच जाए।
ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक सीजन। इसके बाद डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सार्स डिसीज के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं देख लो स्टूडेंट्स, पहले नोट्स बना लो जल्दी। बना लिया? आ रहा है समझ में? नहीं आ रही यार? क्या पढ़ाया था सबसे पहले? सार्स की फुल फॉर्म बताई थी, क्या होती है सार्स? सार्स की फुल फॉर्म क्या थी? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था हमने? सार्स क्या थे? सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस डिसीज है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस डिसीज है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव एजेंट के बारे में। क्या होता है पॉजिटिव एजेंट? एजेंट क्या होता है? कोरोना वायरस। इससे स्टिल होता है कोरोना वायरस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इंक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं बताओ स्टूडेंट? बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर साइन सिम्टम्स एपियर होने तक का समय क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड, जो कितना था? 3 से 5 डेज। कितना था इंक्यूबेशन? 3 से 5 डेज। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किसके द्वारा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन के द्वारा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसके द्वारा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट म्यूकस, रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, या कोई भी आई सिक्रेशन, या कोई भी ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, या कोई भी क्या थी जल्दी? नेजल म्यूकोसा थी। आया समझ में? ड्रॉप मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रूट ऑफ एंट्री के बारे में। रूट ऑफ एंट्री क्या होती है? किस रूट से फैलती है? रेस्पिरेटरी रूट से फैलती है। किस रूट से फैलती है सार्स डिसीज? रेस्पिरेटरी रूट से फैलती है। याद रखना है किस रूट से? डाइजेस्टिव रूट निकलना है। सार्स डिसीज किस रूट से फैलती है? रेस्पिरेटरी रूट से। ठीक है, उस एज क्या थी? याद रखना एज, मिडिल एज को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है 25 से 50 साल या 30 से 55 साल। एवरेज हर बुक में अलग अलग डिसाइड है। किसी बुक में 20 से 50 साल लिखा हुआ है, किसी में 30 से 50, 55, 60। ठीक है, मतलब मिडिल एज को प्रभावित करती है। बट एनी एज, बट किसी भी एज में हो सकती है। उसके बाद सीजन डिस्कस किया हमने सीजन के बारे में। विंटर सीजन में होती है सार्स डिसीज सबसे ज्यादा। कब किस सीजन में रहती है? विंटर सीजन। बट मे भी किसी भी सीजन में हो सकती है। सबसे ज्यादा किस सीजन में रहती है? विंटर सीजन में। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। किसके? सार्स डिसीज के साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले कौन सा साइन देखने को मिलता है? साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं? फीवर। क्या आता है? फीवर। जैसे बीमार हुए सबसे पहले कौन सा आता है? फीवर बोलते हैं। देखो साइन एंड सिम्टम्स के बारे में आ रहा है समझ में सभी स्टूडेंट्स? बताओ जल्दी। मौन का फ्रंट में बैठे हो 4-5 स्टूडेंट, जल्दी बताओ आ रहा है समझ में? फ्रंट वाले बैक बेंचरों से क्या पूछना है? वो तो हम जैसे ही हैं पीछे बैठने वाले। हाँ ऐसा ही करते थे, पीछे बैठने वाले हो। बैक बेंचर मस्ती करने आते हैं या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। पूछेंगे कभी, चलती क्लास में ध्यान रखना है। पढ़ा रहा हूँ वो कभी पूछ सकता हूँ। अच्छा पूछ लेना, ठीक है भाई, पूछ लेंगे, 100% पूछेंगे। याद रखना इसी क्लास में पूछ लेंगे आपसे। याद रखना जो भी पढ़ाया है, ठीक है। बोलते हैं मेहनत खामोशी से करनी है, ठीक है, जिससे ही तूफान भी थम जाए। बोलते हैं अच्छे तूफान भी थम जाते हैं मेहनत करते हैं तो, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम। सबसे पहला कौन सा साइन देखने को मिलता है? जल्दी बताओ। फीवर आता है, फीवर और ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया क्या होता है? ट्रैकीकार्डिया और क्या होगा? जल्दी बताओ। ट्रैकीकार्डिया, चिल्स हो जाएंगी, हेडेक हो जाएंगी, और क्या होगा? मलाइज होगा। मलाइज
चिल्स, मलाई चिल्स, हेडेक और हेडेक देखने को मिलता है, फीवर, ट्रैकीकार्डिया, मलाई चिल्स और लैक्राइमेशन या कफिंग। लैक्राइमेशन क्या होता है? टीयरिंग फ्रॉम आई। लैक्राइमेशन, लैक्राइमेशन क्या होता है? टीयरिंग फ्रॉम आई, आ जाता है CHO में। लैक्राइमेशन, टीयरिंग फ्रॉम आई लिख लेना। लैक्राइमेशन और क्या होगा? राइनोरिया देखने को मिलेगा, राइनोरिया। यस स्टूडेंट्स, ऑफलाइन जल्दी आ रहा है समझ में? लैक्राइमेशन क्या हो रहा था? आई सीक्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? लैक्राइमेशन, टीयरिंग ऑफ आई या राइनोरिया या मसल्स पेन या मसल्स पेन। ठीक है, देख लो जल्दी। मसल्स पेन या लैक्राइमेशन या कफिंग। कफिंग भी देखने को मिल सकती है। कफिंग रेस्पिरेटरी रूट से हो रही है बीमारी, तो कफिंग। ठीक है, फीवर, चिल्स, ट्रैकीकार्डिया, मलाई चिल्स, हेडेक और लैक्राइमेशन क्या होता है? टीयरिंग ऑफ द आई, राइनोरिया या मसल्स पेन या कफिंग। ठीक है, साइन सिम्टम्स क्या होंगे? फीवर कौन सा आएगा सबसे पहले? कौन सा दिखाई देता है? फीवर। उस लैक्राइमेशन, ठीक है, टीयरिंग फ्रॉम आई और टैकीकार्डिया। मलाइज बताओ, टैकीकार्डिया क्या होता है? पीछे से बताओ जल्दी, क्या होता है टैकीकार्डिया? बैकवेंचर अभी बोला था पूछने के लिए, बताओ जल्दी टैकीकार्डिया क्या होता है? तो बैठ जाओ। मलाइज, चिल्स, हेडेक और राइनोरिया और मसल्स पेन और कफिंग देखने को मिलती है। आया समझ में? यहाँ तक साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? आ रहा है समझ में? ठीक है, बना ले रनिंग नोट्स, बना लो जल्दी। चले आगे। आ रहा है समझ में स्टूडेंट सभी को? आ रहा है, ठीक है। तो बताओ, आ रहा है तो मोर्टेलिटी रेट क्या थी इसकी? जैसे किसी पर्सन में क्या हो रही थी? डिसीज हो रही थी। जैसे कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस आया था, कोविड-19 आई थी बीमारी, कोविड-19 बीमारी आई थी, उससे मोर्टेलिटी रेट कितनी थी? मोर्टेलिटी रेट कितनी थी बताएगा कोई भी स्टूडेंट्स? और सार्स बीमारी आई है, सार्स जिसको हम पढ़ा रहे हैं, सार्स से मोर्टेलिटी रेट कितनी थी बताओ कोई स्टूडेंट? बताओ अब जल्दी। है कंफ्यूजन क्वेश्चन, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। सार्स डिसीज पढ़ रही थी बट हमने क्या थी? मोर्टेलिटी रेट तो पढ़ ही नहीं रहे थे। पढ़ते हैं कभी कोई बताता है मोर्टेलिटी रेट कितनी है? सार्स डिसीज की मीजल्स डिसीज पढ़ी थी हमने, मोर्टेलिटी रेट बताई थी? नहीं बताई थी, किसी ने पूछा भी नहीं पूछा, ध्यान ही नहीं देते हो। यही क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा CHO में, मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, इन्फेंट मॉर्बिडिटी रेट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 100% क्वेश्चन CHO में 100% मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट से 2 से 3 क्वेश्चन पर पेपर में मिलते हैं। ठीक है, जिससे हर डिसीज का मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट कैचअप करके चलनी है। ठीक है, कोविड-19 से कितनी मोर्टेलिटी रेट थी बताओ जल्दी? कोविड-19 अभी कोरोना गया था,
हल्ला हुआ था खूब, अफरा तफरी मच गई थी, कोरोना वायरस आ गया। वो क्या था एक्चुअली कोविड-19 थी, जो कि नाम दिया गया था 2019 में आई थी, इसलिए कोविड-19 दे दिया। ठीक है, बताओ जल्दी मोर्टेलिटी रेट कितनी थी? 1.5 से 3%। कितनी थी डेथ रेट? कितनी थी डेथ रेट? कितनी थी? 1.5 से 3%। ठीक है, आया कोविड-19। अब देखो आप ही सोचना कि 1.5 से 3% डेथ रेट में ही इतनी अफरा तफरी मच गई, तो सार्स नामक डिसीज आई होगी, तब कितना क्या हुआ होगा? तो उसकी मोर्टेलिटी कितनी थी? 10 से 12%। 12% क्या थी डेथ रेट? सोच लो, सार्स डिसीज तब आई थी, तब क्या हुआ होगा? हम तो थे नहीं, बट जो थे उनको पता होगा कि सार्स डिसीज, और अब तो शायद कोई भी नहीं होगा, सार्स डिसीज कितनी भयंकर आई थी। जब कोविड-19 ही इतनी हॉस्पिटल भर गए, बेड देखने को नहीं मिले, एक बेड पे 2-2 पेशेंट ले रहे थे। ठीक है, तब कितना ही डेथ रेट पे 1.5 से 3% डेथ रेट पे ही इतनी हालत खराब हो गई। तो सार्स डिसीज तब आई थी, तब कितनी डेथ रेट थी? 10 से 12%। ठीक है, लिख लो, CHO में आने वाले क्वेश्चन है, दोनों आ सकते हैं। ये तो 100% आए, ये तो वेरी वेरी मोस्ट, इसको तो लगा ही लेना। लेटेस्ट में करंट जीके के तौर पर भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहे हैं आनंद पढ़ाई में? इसी तरह से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट बोरिंग फील नहीं कर सके। आ रहे मजे पढ़ने में? अच्छा ठीक है, पढ़ो, नौकरी लग जाए तब बता देना। ठीक है, आए थे मजे या इस तरह ही मजे लिए थे, या पढ़ते हुए मजे लिए थे, या वैसे ही मजे लिए थे, गोपियों के पीछे बैठ के, या आगे बैठते पीछे बैठ के? ऐसे ही मजे नहीं लेने, गोपियों के पीछे बैठ के पढ़ाई करनी है। ठीक है भाई, पीछे वाला। ठीक है, लिख लो, लिख लिया? अब इसका क्या आता है? साइन सिम्टम्स के बाद क्या आते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या डिस्कस करते हैं? लिख लिया ये? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डिस्कस करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में क्या क्या हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी पर्सन को क्या हुई है? सार्स डिसीज हुई है, तो हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे? क्या करते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा था कोरोना वायरस कोविड-19 आया था, तो क्या कर रहे थे? बाहर से कोई पर्सन आ रहा है तो क्या कर रहे थे? क्वारंटाइन कर रहे थे। क्या कोई भी ट्रेवल करके तो नहीं आया है, पूछते थे। कोई भी बाहर से पर्सन तो नहीं आया है, इसलिए क्या बोलते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करते हैं? ट्रेवल हिस्ट्री देखते हैं। क्या करते हैं? ट्रेवल हिस्ट्री देखते हैं। ट्रेवल हिस्ट्री, ट्रेवल हिस्ट्री चेक करते हैं। कोई भी पर्सन घूम के तो नहीं आया या किसी बाहर से, तो ट्रेवल हिस्ट्री। एंड क्या देखते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, या किसी कॉन्टेक्ट में आया तो एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, जैसे कोई पर्सन बाहर से आया है तो जिससे कांटेक्ट में तो नहीं आया, कैसे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी प्रकार से कांटेक्ट में तो नहीं आया। क्या देखते हैं सबसे पहले? ट्रेवल हिस्ट्री एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, विद इन्फेक्टेड पर्सन।
जो भी पर्सन बाहर से घूम के आया है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में इनडायरेक्ट कांटेक्ट में कोई पर्सन तो नहीं आया है, उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक्सरा। ठीक है, आया हिस्ट्री चेक कर ली, उसके बाद क्या करते हैं, एक्सरा कर लें। किसी पर्सन को कोई भी बीमारी हो गई है, जैसे क्या हुआ, बीमार हो गया, तो क्या करते हैं, एक्सरा करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज क्या करेंगे, एक्सरे। एक्सरे क्या करते हैं, सेकंड क्या करेंगे, एक्सरे। एक्सरे खोज किसने की थी, रोंटजेनिक ने, इसलिए रोंटजेनिक वेव के नाम से भी जाना जाता है, लिख लेना। रोंटजेनिक ने एक्सरे की खोज की थी, इसलिए रोंटजेनिक के नाम से भी। इसमें क्या दिखाई देते हैं, स्मॉल, स्मॉल क्या दिखाई देते हैं, यूनिवोलार पेचेज, यूनिवोलार पेचेज दिखाई देते हैं इस तरीका से। स्मॉल यूनिवोलार पेचेज दिखाई देते हैं, जिससे कि लीजन शेडिंग हो जाए, जिससे कि क्या हो जाए, लीजन कैसी हो जाए, क्या होते हैं, यूनिवोलर पेचेस दिखाई देते हैं। इस तरीका से क्या देते हैं, इसमें पेचेस दिखाई देते हैं। इसमें लंग्स में क्या, जैसे एक्सरे करेंगे, एक्सरा करने पर, एक्सरा करने पर क्या दिखाई देंगे, लीजन्स पेचेस दिखाई देंगे लंग्स में। अगर किसी पर्सन को सार्स डिसीज है तो, अगर नहीं है तो लंग्स क्या दिखाई देगा, प्रॉपर रूप से सही दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एलिजा टेस्ट या पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या एलिजा टेस्ट करते हैं। सेकंड क्या करते हैं, एलिजा टेस्ट। थर्ड कौन सा करते हैं, एलिजा, एलिजा टेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी पीसीआर टेस्ट करते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ऐसा समझ में, नेजोफेरेंजियल स्वाब से, कैसे, नेजोफेरेंजियल, नेजोफेरेंजियल स्वाब कल्चर करके क्या करते हैं, एलिजा या पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं। आए यहाँ तक कोई समझ में। सबसे पहले क्या कर रहे थे, हिस्ट्री चेक कर रहे थे, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में क्या कर रहे थे, हिस्ट्री चेक कर रहे थे। हिस्ट्री में क्या कर रहे थे, ट्रेवल हिस्ट्री चेक कर रहे थे। ट्रेवल हिस्ट्री में क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कोई भी पर्सन आया तो नहीं है, कोई भी ट्रेन से या कोई भी बस से या फ्लाइट से कोई भी स्टूडेंट या बाहर से कोई पर्सन आया तो नहीं है, उसके कॉन्टेक्ट में कोई हमारा जो रह रहा था पर्सन हमारे इलाके में या हमारी कॉलोनी, वो पर्सन उससे कांटेक्ट में आया तो नहीं। उसके बाद क्या कर रहे थे, एक्सरा कर रहे थे। एक्सरा में क्या करते थे, पैचेस दिखाई दे रहे थे लंग्स में। अगर किसी भी पर्सन को सार्स डिसीज है तो वो क्या करते हैं, पैचेस दिखाई दे जाते हैं। अगर नहीं थे तो लंग्स क्या होता है, प्रॉपर रूप से जिस तरीका से प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद एलिजा टेस्ट या पीसीआर नेजोफेरेंजियल स्वाब कल्चर करके। ठीक है, आया समझ में, आता डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद क्या करते हैं, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट चेक करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, आ रहा है समझ में। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना। और लाइव स्टूडेंट्स, बार बार बोला जा रहा है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे चैनल पे कमेंट कर सकता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर नहीं आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें एवं अपने सभी साथियों तक हमारी वीडियो पहुंचाएं, जिससे कि अपने साथियों का भला हो सके। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट बताएगा कोई भी स्टूडेंट। मैनेजमेंट मैनेजमेंट में क्या करते हैं, कोरोना हो रहा था, कोविड-19 आया तो क्या कर रहे थे, आइसोलेट एंड क्वारंटाइन। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, आइसोलेट, आइसोलेट एंड क्वारंटाइन, आइसोलेट एंड क्वारंटाइन करते हैं इन पेशेंट एंड पब्लिक एंड पेशेंट पेशेंट एंड पब्लिक, पेशेंट एंड पब्लिक, पेशेंट्स को क्या करते हैं, पब्लिक क्वारंटाइन
करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या ड्रग, या ड्रग दे सकते हैं रिबाविरिन। ड्रग कौन सी देंगे, ड्रग दे सकते हैं ड्रग, और रेटोनाविस। ठीक है, ड्रग दे सकते हैं। लिख लो ड्रगों के नाम, देख लो, लिख लेना ड्रगों के नाम। ठीक है, आइसोलेट करेंगे इन क्वारंटाइन पेशेंट इन पब्लिक। ठीक है, या कोई भी ड्रग दे सकते हैं, या आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। आईवी कौन सी, इम्यूनोग्लोबिन, आईवी रूट से क्या कर सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन कौन कौन सी दे सकते हैं, आईजीई, आईजीई और आईजीएम। आईजीई और आईजीएम क्या दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी पर्सन को सार्स डिसीज है तो क्या कर सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन ई और इम्यूनोग्लोबिन एम प्रोवाइड कर सकते हैं। और आए यहां तक समझ में, क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, क्वारंटाइन आइसोलेट पेशेंट फ्रॉम पब्लिक। उसके बाद ड्रग दे सकते हैं रिबाविरिन और रिटोनाविस। ठीक है, उसके बाद आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, आईवी रूट से क्या दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन ई और इम्यूनोग्लोबिन एम। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पहले कैसे थे, क्वारंटाइन कर रहे थे, उसके बाद क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक, जिस तरीके से पेशेंट को क्या आ रहे थे, साइन एंड सिम्टम्स आ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके बाद क्वारंटाइन कर लिया, उसके बाद क्या कर रहे थे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले क्या आता है, सिम्टोमेटिक में फीवर आ रहा है तो क्या करेंगे, पीसीएम फॉर फीवर, पीसीएम फॉर फीवर। फीवर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, पीसीएम की ड्रग प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड में क्या कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को क्या आ रही है, ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कर सकते हैं, O2 थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, O2 थेरेपी। और क्या कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने में, फिर भी क्या करेगा, आईसीयू सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, आईसीयू सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट है, वो तो आप कर ही लोगे, इतने होशियार स्टूडेंट आप हो। ठीक है, मैं मानता हूँ आईसीयू सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देख लो लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेशन। आया मेरे समझ में यहाँ था। अगर किसी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे चैनल को कमेंट कर सकता है या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है। अगर नहीं आ रही है कोई प्रॉब्लम, हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने साथियों तक पहुँचाएँ। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, क्या क्या कोई भी इस मैनेजमेंट करने, कोई भी ड्रग देने पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। इस डिसीज से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, देखो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे। कॉम्प्लिकेशन, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, मोस्ट एंड डेंजर, मोस्ट कॉमन एंड डेंजर कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, मोस्ट कॉमन एंड डेंजर, डेंजर कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, बताओ जल्दी। ARDS कौन सा है, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। कौन सा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी
कौन सा है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। कौन सा है मोस्ट कॉमन डेंजर कॉम्प्लिकेशन? कौन सा है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसके बाद पल्मोनरी ओडिमा, पल्मोनरी ओडिमा भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद कोमा, पेशेंट क्या हो सकता है? कोमा कंडीशन में भी आ सकता है। आया समझ में? कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा? ARDS, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? पल्मोनरी ओडिमा और कोमा पेशेंट। आया समझ में? यहाँ तक आज का ये टॉपिक सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपका समाप्त होता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे चैनल पे कमेंट कर देना, या हमारे किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी लाइव स्टूडेंट्स हैं, हमारे कोचिंग के ऑफलाइन स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है, गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, दो ही है और कोई भी है नहीं, गर्ल्स एंड बॉयज, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना आप तो, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, और लाइव स्टूडेंट्स आप भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या कमेंट लाइव कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू जॉइनिंग फॉर दिस क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। आया समझ में?